आए हैं बजट में वो सब देखने को मिल जाएंगे। जो टर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं इन यूपीएससी एग्ज़ाम, जो कि पहले से हमने पैटर्न एनालाइज किया है, ऐसी टर्म्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, आजकल आपने देखा होगा सिंस 3-4 ईयर्स यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन ट्रेंड्स लाइक फिजिकल डेफिसिट हैज़ इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली इन पास्ट 5 ईयर्स। इस तरीके के जो ट्रेंड्स हैं उनको आपको ग्राफ के थ्रू समझाया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है इंडियाज इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री। तो इन्होंने क्या बोला है, विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है कि सबको इंक्लूड करना है, ठीक है। विकसित भारत चाहिए हमें, तो जो एम्बिशन है उसको बैलेंस करना है इंक्लूजन के साथ। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए दैट ओनली अ सर्टेन सेक्टर इज गेटिंग बेनिफिट। हमारा जो एम्बिशन है उसको इंक्लूजन के साथ करना है। जो विकसित भारत, हमें भारत का विकास जो करना है उसके अंदर हर इंसान का, हर सेक्टर का, रिच और पुअर का, कोई भी फील्ड से हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऑल शैल बी इंक्लूडेड। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी कुछ बात की गई होगी, इसमें सर्विस सेक्टर से रिलेटेड भी कुछ होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से भी रिलेटेड कुछ होगा। सो अब देखते हैं हम। एक्शन लेना है हमें, ठीक है। रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, रिफॉर्म्स हमें चाहिए, पीपल ओवर पॉपुलिज्म। हमें सिर्फ सबको प्लीज नहीं करना है, हमारे लिए पीपल इंपॉर्टेंट है। सो एम क्या है, जो हमारी आस्पिरेशंस हैं उनको अचीवमेंट में बदलना है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा इन योर लाइफ ऑल्सो कि वी हैव आस्पिरेशंस, ठीक है, बट वी आर अनेबल टू फुलफिल दोज आस्पिरेशंस because we are not taking steps forward. So same thing is with the government. Government said that these aspirations should be turned into achievement. We have to work towards them and we have to achieve those aspirations. Potential into performance. If I know that I have this potential, so government also knows that our economy has that potential. If I am saying about particular sector, let's say manufacturing sector, you know that the worst hit sector in India is manufacturing sector। क्योंकि हमने क्या किया है, 3 सेक्टर होते हैं। एग्रीकल्चर सबसे पहले था हमारे पास, ठीक है, उसके बाद आया मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे इवॉल्व हुआ। आफ्टर दैट आपका आता है सर्विस सेक्टर, जो कि आजकल का टाइम है, ITs एंड ऑल। तो हमने क्या किया है कि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर रिच रही है हमेशा से, ठीक है। वी वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सिंस अ लॉन्ग टाइम बैक। सो व्हाट हैपेंड दैट व्हेन इन द यूरोपियन कंट्रीज देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, देयर वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज इवॉल्विंग इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडिया वाज स्ट्रगलिंग विद द बेसिक नीड्स लाइक वी डिडंट हैव फूड। Till 1990s our people were dying of hunger. So our necessities or our priorities were different from those of Western countries. Western countries were evolving in industries. They were inventing steam engines and all kind of those things, but India was struggling with the basic needs. So we had to strengthen our agriculture at that time. So you know what happened in 1990s? There was LPG reforms. There were what you say HYV yields, seeds, and there was agricultural revolution kind of thing in India, led by MS Swaminathan. And you should know कि MS Swaminathan को भी 100 years हो चुके हैं, so he is also important. You have to read that also. So that was all happening in our country, and other countries, other things were happening. So by 2000s, in 2000s we were self-sufficient in food and our priorities also changed. But till then what happened, that the western part of the world moved to the service sector, and our approach was to get jobs, and they were available only
टू सर्विस सेक्टर। और यहीं पे क्या हुआ, हमारे पास सबसे बड़ा हमारा जो है नुकसान जो होता है वो होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज सच अ सेक्टर विच कैन एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. Labor is required there, knowledge is required there, your innovation is required there, all kind of things are required in manufacturing sector, but we jumped from agriculture to service sector. तो हमारे पास क्या आई, यहाँ से जॉबलेस ग्रोथ आनी शुरू हो गई. ग्रोथ तो इंडिया कर रहा था बट दे वर जॉबलेस, देर वर नो जॉब्स. बट दिस इज ऑल्सो वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. वी आर kind of distracted here. So yeah, that was it. So where were we? That this potential is turned into performance. Now ये कैसे हो सकता है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए कंट्री में, यानी कि let's say that we are having war with another country or we have internal disturbances in our country only, so there shall be stability. उसके बाद आता है आपका फिजिकल डिसिप्लिन. फिजिकल डिसिप्लिन आपको पता है हाउ टू दैट मेंटेन अ गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल दोज थिंग्स इज देयर इन फिजिकल डिसिप्लिन. सस्टेन्ड ग्रोथ, सस्टेन्ड आपको पता है सस्टेनेबल होता है फॉर फ्यूचर को हमें इन माइंड होना चाहिए हमारे. तो सस्टेन्ड ग्रोथ होनी चाहिए, दैट द ग्रोथ शैल बी सस्टेनेबल. मॉडरेट इन्फ्लेशन, आपको पता है इंटीग्रेटेड जो आपका इन्फ्लेशन है जो उसमें आया था, उसमें हमको बोला था इन 2014 आई थिंक व्हेन PM मोदी वाज देयर, 2016 आई थिंक. लेट्स चेक दिस. सो ±4% इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में रहना चाहिए. दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन. तो मॉडरेट इन्फ्लेशन रहना चाहिए. ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लेशन ख़त्म ही कर दो, दैट विल नॉट बेनिफिट द कंट्री. और ऐसा भी नहीं है इन्फ्लेशन 10% 20% कर दो, दैट विल ऑल्सो हार्म द कंट्री. सो मॉडरेट इन्फ्लेशन इज वैल्यू है ±4%. अब हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%, इतना हमें हाई ग्रोथ रेट चाहिए. सो हाउ टू अचीव दैट? रिड्यूस्ड क्रिटिकल इम्पोर्ट डिपेंडेंसी. वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, वी आर इम्पोर्टिंग बेसिकली एवरीथिंग. अगर हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं ना, देन ऑल्सो आवर कंट्री इज इम्पोर्टिंग दैट थिंग इन वन और सम अदर वे. सो रिड्यूस करना है हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंस को अपनी. उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए. Like we are basically importing everything from China which is part of manufacturing unit. So we should develop that manufacturing part in the country as well. Citizen benefit from government actions. Okay. Strong thrust on public investment. Monetary stability. Okay, monetary stability आपका यहाँ पे आया है. So you should know कि monetary जो policies हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए. और मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो आपकी हैं वो मतलब एवरी ईयर, लेट्स से एवरी ईयर मॉनेटरी पॉलिसीज़ आर आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम. तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए. कैसे स्टेबल होता है, दैट इज़ अनदर वीडियो, वी हैव डिस्कस दैट. और अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसीज़ पे डिफरेंट वीडियो चाहिए, वी कैन मेक दैट ऑल्सो. एंड वी गारंटी यू दैट ये टॉपिक से तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा इफ़ यू लर्न दिस फ्रॉम अस. ठीक है. उसके बाद आता है फिजिकल प्रूडेंस. फिजिकल प्रूडेंस इज समवॉट लाइक फिजिकल डिसिप्लिन. इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के मैनेजिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस रिस्पॉन्सिबली. ठीक है, गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं उनको रिस्पॉन्सिबली आपको क्या करना है, मैनेज करना है, जिससे कि जो पब्लिक स्पेंडिंग है, बोरोइंग है, टैक्सेशन है, वो सस्टेनेबल रहे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी आपकी कंट्री में आएगी. फॉर दैट वी नीड फिजिकल प्रूडेंस. इसमें जैसे आता है कि फिजिकल डेफिसिट आपको कंट्रोल रखना है. पब्लिक डेट इतना ना हो जाए कि आपसे संभल ही नहीं पा रहा है, उस पर सस्टेनेबल होना चाहिए. दैट जो डेट है आपका वो आपकी GDP से कम रेट पे ग्रो करना चाहिए, या फिर दूसरे तरीके से कहें आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी के इक्वल या रीपेमेंट कैपेसिटी से कम होना चाहिए जो आपका डेट है. एक्सपेंडिचर आपका ऐसा होना चाहिए कि जो इफ़िशिएंट हो. ऐसा नहीं दैट यू आर स्पेंडिंग दैट द मनी रेकलेसली.
प्रोडक्टिव स्पेंडिंग होनी चाहिए, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्कूल्स, बिल्डिंग हेल्थ सेक्टर. सो fiscal prudence also says one thing, that we should reduce subsidies. But do you think that government can do that? Comment below. What is the importance of subsidies? Why government is unable to remove the subsidies? What are the challenges there? Okay. उसके बाद आता है far reaching structural reforms. We need structural reforms because we are so bad in infrastructure and all those kind of things that we need structural reforms. So these are the 1 2 3 4 5 6 7 8 factors are there which will keep you going towards your goal, which is high growth rate of around 7%. अब क्या बोला गया है आपको पता है, हमारे बजट में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बड़े कैची फ्रेज यूज़ किए जाते हैं. तो इस बार बोला है युवा शक्ति ड्रिवन बजट. गवर्नमेंट का संकल्प है युवा शक्ति, दैट इज द यूथ ऑफ द कंट्री, टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड. सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेबल आई थिंक. उसके बाद आता है 3 कर्तव्य बताए गए हैं हमारे बजट में. फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य, थर्ड कर्तव्य. फर्स्ट कर्तव्य में हमारे क्या बोला जाता है कि एक्सिलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, कि पहले तो आप एक्सिलरेट कीजिए इकोनॉमिक ग्रोथ को. और ऐसा नहीं है कि आपने एक्सिलरेशन पे एक बार पैर रख दिया और उसके बाद आपने एकदम से हटा दिया. सस्टेन्ड होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ. वो कैसे हो सकती है, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द इंडिया, इन द वर्ल्ड मार्केट, इन द एक्सपोर्ट मार्केट यू शुड इंक्रीज योर कॉम्पिटिटिवनेस. और वो कब होगा, जब आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे. जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स, हाउ विल यू बी कॉम्पिटिटिव. तो एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इज द फर्स्ट कर्तव्य. कर्तव्य इज बेसिकली योर ड्यूटी काइंड ऑफ थिंग. देन बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स. Resilience to volatile global dynamics, you all know that. This is also self explainable. उसके बाद आते हैं फुलफिल. सेकंड कर्तव्य क्या है, फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल. जो हमारे लोग हैं उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करना. व्हाट दे वांट फ्रॉम द इकोनॉमी, व्हाट दे वांट फ्रॉम दिस कंट्री, उन एस्पिरेशंस को पूरा करना. ठीक है. Building people's capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. They should not be mere visitors or observers. They shall be partners to India's path to prosperity. Then only they'll consider that yes, this is our country, we have done this. Not only अगर आप कुछ आपको एक एग्जांपल देती हूँ, सामने वाला कोई काम कर रहा है, ठीक है, वो ईंट ही फोड़ रहा है, वो आप क्या बोलोगे, सामने से खड़े होके आपके लिए काम कर रहा हो बेशक, आप क्या बोलोगे, नहीं नहीं गलत तरीके से कर रहा है. बट व्हेन यू टेक दैट चिजल इन योर हैंड, देन यू वॉट इट टेक्स. ठीक है. सो इसी तरीके से मेक दैम स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स इन द इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी. उसके बाद विज़न ऑफ सबका साथ सबका विकास 2014 में मोदी जी ने जो है स्पीच दी थी, वहाँ से हमने सबका साथ सबका विकास हमारा 2014 से हो रहा है. इसका मतलब है एवरी पर्सन शुड बी टुगेदर एंड एवरी वन शुड प्रोस्पर. तो इसमें यही है कि एंश्योर दैट एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन, सेक्टर हैज़ एक्सेस टू रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. उसके बाद ये जो आपका ये चार्ट दिया हुआ है, दिस इज समवॉट एक्सप्लेनिंग दिस ओनली. सस्टेनिंग द मोमेंटम ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एक्सप्लेन हो चुका है. कंटिन्यूअस, अडेप्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग. कंटिन्यू मतलब वही सस्टेनेबल से रिलेटेड ही है. उसके बाद है रोबस्ट, रेजिलियंट एंड रेजिलियंट फाइनेंशियल सेक्टर. कि फाइनेंशियल सेक्टर आपका क्या होना चाहिए, रेजिलियंट होना चाहिए. मोबिलाइजिंग सेविंग्स, एलोकेटिंग कैपिटल इफिशिएंटली एंड मैनेजिंग रिस्क. ठीक है. Force multipliers for better governance. Force multipliers, this is one is cutting edge technologies including AI applications. कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती हैं जो कि इनोवेशन होता है आपका, एंड मतलब लाइक इम्पोर्टेंट इनोवेशंस. लेट्स से आपका CRISPR-Cas9 जैसे था आपका,
दैट इज़ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी अब तक वर्ल्ड में, बट CRISPR-Cas9 was there, they invented it, so that is a cutting edge technology and it will benefit the whole world, including AI applications को भी, मतलब AI आपको पता है how important AI is in today's world, so that is one thing we have to excel in, and we are much behind from the other countries. We keep saying that our economy has grown that much, but let's face the fact that our country is too big, and yes, we it's natural that we have more GDP. So but there are sectors which are not developing at all and which are important. So such one sector is cutting edge technologies. We have to invest in them and we have to give people chance, because it's a risky business and you need a good investment, but like individuals don't have that kind of money, so government had to support it. So that's what our budget is focusing on this year. So let's hope for the best. Then आता है आपका फोर्स मल्टीप्लायर फॉर बेटर गवर्नेंस, इंडियाज़ रिफॉर्म एक्सप्रेस। अब देखते हैं क्या हुआ है, इंडिया की रिफॉर्म एक्सप्रेस कैसे चल रही है। गवर्नमेंट हैज़ टेकन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टूवर्ड्स क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड एक्सिलरेटिंग ग्रोथ। हमेशा ये तो हमेशा का ही होता है। ओवर 350 रिफॉर्म्स, कम से कम 350 से ज़्यादा रिफॉर्म्स आ चुकी हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। जैसे आपका GST सिंप्लीफिकेशन हो गया, और अगर ये चीज़ यहाँ पे GST सिंप्लीफिकेशन लिख दिया है ना, तो आपको पता होना चाहिए GST में क्या सिंप्लीफिकेशन हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो इकोनॉमिक स्टैटिक फॉर नाउ। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ लेबर कोड्स, 4 लेबर कोड्स आए हैं, आपको पता होने चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। तो ऐसे 350 से ज़्यादा रिफॉर्म गवर्नमेंट ले आई है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाई लेवल कमिटीज़ बनाई गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट ऑन डीरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या पिलर्स हैं ग्रोथ के और डेवलपमेंट के। सबसे पहला आता है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना, मतलब वो हम पढ़ चुके हैं देखो पहले। स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, हर चीज़ की फाउंडेशन ही तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो ग्रोथ की भी फाउंडेशन को स्ट्रेंथन करना। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, एवरीवन शुड बी कवर्ड। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। इसके लिए तो गवर्नमेंट ने हैव सो मैनी स्कीम्स एंड सिंप्लीफाइड सो मैनी थिंग्स, लाइक आपका GST में रिफॉर्म्स दिया फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपका DTA, यहाँ पे आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब लाइक गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग फॉर दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो फिजिकल मैटर्स एंड द मनी मैटर्स। उसके बाद आता है आपका सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। सो वी आर बेसिकली covering these chapters. These are the chapters we have taken the overview. First chapter is manufacturing strategic and foreign frontier sectors. इसमें क्या है आपका, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें आपको दी हैं मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर में। सबसे पहले आपका आता है बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति में क्या है आपका, आई हैव नॉट मेंशन्ड इट, वेट लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ अ बायोमेडिसिन्स। इसमें क्या कहा गया है कि जो बायोमेडिसिन्स है ना आपकी, लाइक फॉर क्रिटिकल डिजीजेज, लाइक समवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, सो उनकी जो मेडिसिन है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए एंड अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अफोर्डेबल तो है बट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। सो अफोर्डेबल एंड अवेलेबल होनी चाहिए, दैट इज़ बायोफार्मा शक्ति, दैट वी हैव टू grow in this sector like that, कि that those medicines should be affordable and available in the country. That is biopharma शक्ति overview. उसके बाद आता है हाईटेक टूल रूम्स इन CPSCs। ठीक है, टूल रूम्स होने चाहिए हाईटेक, लाइक यू हैव टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड ऑल। स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि ये PIB में भी आज ही मेंशन किया गया है एंड आई हैव इंक्लूडेड इट। या हियर इट इज़, देखो क्या बोला गया है, मेजर हाईलाइट ऑफ द यूनियन बजट इज अनाउंसमेंट ऑफ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट स्कीम।
टोटल आउटले दिया गया है इसको 10,000 करोड़ का ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। क्या एम क्या है इसका? एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप करना जिससे रैपिड ग्रोथ हो कंटेनराइज्ड कार्गो की, जो कि नियरली 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड। अंडर द इनिशिएटिव इंडिया का टारगेट क्या है? अचीविंग एन एनुअल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन TEUs ओवर नेक्स्ट डिकेड। द प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ टोटल मार्केट सो ऑल दिस थिंग, मतलब कि कंटेनराइज्ड जो मार्केट है उसको आपको डेवलप करना है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी इसके लिए आई है जिसका 10,000 करोड़ का जो है आउटले दिया गया है। ओके, दिस इज इट। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। लेबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या, आपकी लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए, लेबर होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, और यहाँ से जितना ज़्यादा आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी वहाँ से आपका क्या आएगा? एक्सपोर्ट्स आएंगे, रूरल जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव होगा। उसके लिए आपको क्या बोला इन्होंने? फाइबर टू फैशन, विलेज टू ग्लोबल मार्केट फॉर दिस टेक्सटाइल स्कीम। 5 सब कॉम्पोनेंट हैं इसके। नेशनल फाइबर स्कीम की हमें फाइबर्स में इतना सेल्फ सफिशिएंट होना है दैट वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज़। उसमें चाहे आपके नेचुरल फाइबर्स हों या फिर मैन मेड फाइबर्स हों, ठीक है। टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, टैक्स इको इनिशिएटिव, इको फ्रेंडली भी होना चाहिए, एंड द नेक्स्ट वन इज योर समर्थ 2.0। सो इसमें क्या है समर्थ 2.0 में? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर जो है ये आती है, कि जो आपके क्या है टेक्सटाइल वर्कर्स है ना, उनको मॉडर्न स्किल्स आपको सिखानी है फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। सो दिस इज इट अबाउट टेक्सटाइल। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसमें क्या है? एम्स टू बिल्ड अ रोबोस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम इन इंडिया, और ये सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आया, इसमें क्या कहा गया है? टू ट्रांजिशन इंडिया फ्रॉम असेंबली फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग टू अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइज्ड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट। कि इसमें मतलब बेसिकली क्या कहा गया है कि हमें सिर्फ असेंबली फोकस्ड मैन्युफैक्चरिंग से हटके खुद को इसमें डेवलप करना है, ठीक है। स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क दिए जाएंगे जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े। डेडिकेटेड इनिशिएटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड, स्कीम टू रिवाइव 200 लिगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, strengthening domestic manufacturing of high value and technologically advanced construction and infrastructure equipment. So this is it for now. आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम जो है सारे ट्रेंड्स एंड ऑल दोज थिंग्स, या मैं क्या करती हूँ टिल हियर आई विल कंप्लीट। उसके बाद आपका सिर्फ रहेगा पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, इट्स एन ईजी वन, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट्स ऑल्सो ईजी वन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मैटर्स, और उसके बाद जो डेफिसिट ट्रेंड्स, रुपी कम्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, रिसीट, कैपिटल रिसीट, हर साल क्वेश्चन आता है हर साल। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हमें कहाँ तक कर लिया? हाँ, अब हम देखते हैं कुछ टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। तो अब हम इनको देखते हैं, एक एक को हम देखते हैं बड़े अच्छे से। हमारे बजट में वो दिया गया है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम इनकम टैक्स फॉर 5 years टू नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स और टूलिंग टू एनी टोल मैन्युफैक्चरर इन अ बॉन्डेड जोन। देखो पहले तो हम देखते हैं बॉन्डेड जोन क्या होता है ना। बॉन्डेड जोन जो होता है एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया टाइप होता है बॉन्डेड जोन, जो कि किसके पास होता है? जहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा किया जाता है। तो अगर हम इंटरनेशनल इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ पे होगा वो ज़्यादा? या तो आपका पोर्ट्स के पास होगा या फिर एयरपोर्ट्स के पास होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस बॉन्डेड एरिया में स्टोर करके रखा जाता है, स्टोर्ड, प्रोसेस्ड, मैन्युफैक्चर्ड। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि यहाँ पे जो है, जैसे ही आपको पता है कि कोई चीज़ इंपोर्ट होती है, ठीक है, उस पर कुछ टैरिफ्स लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, वैट वगैरह लगता है, ये सब कंसिडर किया जाता है। बट जब तक वो बॉन्डेड जोन में रहेगा, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल दिस। बट कब तक? अंटिल इट एंटर्स द डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई जो आपकी फॉरेन कंपनी है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, वो सप्लाई कर रही है इंडियन कंपनी को, इंडियन मैन्युफैक्चरर को मशीन, टूल्स या इक्विपमेंट्स किसी भी फॉर्म में, मतलब कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करा रही है इस बॉन्डेड जोन के अंदर, और मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे हो रही है, तो इस पे जो है 5 ईयर्स तक अब कोई इनकम टैक्स भी नहीं देना होगा। ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ सेफ हार्बर टू नॉन रेजिडेंट फॉर कंपोनेंट वेयर हाउसिंग इन अ बॉन्डेड वेयर हाउस। इसमें क्या कहा गया है कि जो आपकी फॉरेन कंपनीज हैं उन पे क्या लगता है, उनको क्या दिया जाता है, उनको क्या दिया गया, प्री डिसाइडेड टैक्स रूल। मतलब ये प्री डिसाइडेड टैक्स रूल है आपके लिए, आप इनको फॉलो कीजिए, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक तरह का सेफ हार्बर प्रेजेंट किया गया है नॉन रेजिडेंट्स को। ठीक है। उसके बाद आता है डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट विंडो टू ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या कहा गया है कि जो रिलायबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन पे आपको भरोसा है, उनको क्या है, डोंट हैव टू पे कस्टम ड्यूटी इमीडिएटली। जब आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है। बट अगर आप क्या है, एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर है या रिलायबल मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको क्या है, आपको ये जो कस्टम ड्यूटी है, इसको आपको ऐसा नहीं है कि जब आपने इंपोर्ट किया कि एकदम से आपको पे करनी होगी, आप इसको बाद में भी पे कर सकते हैं। जिससे कि ये किस लिए किया गया होगा, जिससे जो है कैश फ्लो बना रहे फॉर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, कि भाई आप पहले प्रोड्यूस कर लीजिए, सेल कर लीजिए उस प्रोड्यूस को, अर्न कर लीजिए, उसके बाद आप ड्यूटी दे सकते हैं, क्योंकि यू नो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ कॉस्टली अफेयर। सो टू हेल्प मैन्युफैक्चरर्स दिस वन इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव। उसके बाद आया है इंक्रीज द लिमिट फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स ऑफ स्पेसिफाइड इनपुट्स यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग सी फूड्स प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द करंट 1% to 3% ऑफ FOB वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एक्सपोर्ट टर्नओवर। तो इसमें क्या कहा गया है कि आप जो है सी फूड जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा इनपुट्स को जो उनको क्या है, उनको नीड है जिन इनपुट्स की, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग ड्यूटी। उनको ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली ये बोला गया है, जिससे कि इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाए इन द वर्ल्ड। उसके बाद आता है ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड इनपुट्स एक्सटेंडेड टू एक्सपोर्ट ऑफ शू अपर्स इन एडिशन टू लेदर और सिंथेटिक फुटवियर। तो अभी तक क्या था, हमने लेदर और सिंथेटिक फुटवियर्स में तो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स किया हुआ था, बट एक शू बनाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि खाली मटेरियल की ही नीड होती है। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो शू अपर्स होते हैं, ठीक है, शू अपर जो शू में लगते हैं यहाँ पे, उनको शू अपर बोला जाता है। तो उन शू अपर्स को भी अब क्या किया गया है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकता है उनका भी। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 6 months to 1 year फॉर एक्सपोर्टर ऑफ लेदर और टेक्सटाइल गारमेंट्स, लेदर एंड सिंथेटिक फुटवियर। इसमें क्या बोला गया है कि आपको कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको बेसिकली ज़्यादा टाइम दे दिया गया। पहले आपके पास
बोलते थे कि भाई 6 मंथ्स में आपको फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना होता है, बट अब बोला गया है कि एक्सपोर्टर्स को फॉर 1 ईयर्स ये टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। और किन इंडस्ट्रीज़ के लिए? लेदर गारमेंट्स के लिए, टेक्सटाइल गारमेंट्स के लिए, लेदर और सिंथेटिक फुटवियर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन पे। ये क्या बोलता है? एग्जम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड पार्ट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ माइक्रोवेव ओवन। तो वही सेम है कि कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटीज से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स जो कि यूज़ होते हैं माइक्रोवेव ओवन्स में, जो हम इंपोर्ट करते हैं उन पे कुछ पार्ट्स पे जो है कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जिससे कि मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप यहाँ से आपका आ जाता है कि मेक इन इंडिया को भी हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद क्या बोला गया? ऑलमोस्ट सारे ही कस्टम ड्यूटीज हैं, सो लेट्स कवर दिस क्विकली। एग्जम्पशंस फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। ओके, समझ गए होंगे आप। Exemption from basic custom duty on raw material imported for manufacture of aircraft part used in maintenance, repair or overhaul requirement defense units। इसमें क्या बोला गया है कि मतलब इन दोनों में ही क्या बोला गया है कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी हमने कस्टम ड्यूटी दी है, इंपोर्ट करने में कुछ हमें क्या है, एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद क्या आता है? रेगुलर इम्पोर्टर्स विथ ट्रस्टेड लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रिस्क सिस्टम। तो मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो इम्पोर्टर्स हैं जो कि रेगुलरली इंपोर्ट करते हैं, पहले से ही इंपोर्ट करते आ रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वो, और रिकॉर्ड जो है उनका क्या है, क्लीन है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको लो रिस्क माना जाएगा बाय कस्टम्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है फीवर इंस्पेक्शन करेगा, जल्दी जल्दी उनका क्लियरेंस होगा, पेपर वर्क उनके लिए क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है जिससे इंपोर्ट करना इजी हो जाए और मैन्युफैक्चरर जो है वो इन सब के यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की बजाय अपनी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम को इन्वेस्ट कर सके। उसके बट ये किसके लिए है? जो लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन इम्पोर्टर है, रेगुलर इम्पोर्टर है, जिनका ट्रस्टेड है जो। ठीक है, उसके बाद export cargo using electronic sealing to be provided through clearance from the factory premises to the ship। अब क्या कहा गया इसमें? एक डिजिटल, इसमें बोला गया इलेक्ट्रॉनिक सील, एक डिजिटल सील इसमें लगाई जाएगी एक्सपोर्ट कंटेनर्स पे। जो आप प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस पर एक डिजिटल सील लगा दी जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगी? ये डिजिटल सील क्या करेगी? आपकी ट्रैक टेम्परिंग को ट्रैक करेगी कि कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है इस कंटेनर के साथ, रियल टाइम डाटा देगी कि कहाँ पे है, कितना चली। ठीक है, वो सब कुछ। और इससे क्या होगा, मैनुअल चेकिंग जो कि डिफ़िकल्ट भी होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि जब एक गुड्स जो होंगे सील हो जाएंगे फैक्ट्री में, तो उनको बार बार पोर्ट्स पे चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा वो कहाँ जाएंगे, शिप में जाएंगे, वहाँ से टाइम सेव होगा आपका, जो भीड़ लगी रहती है पोर्ट्स पे वो कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी आपकी यहाँ से कम होगी। ठीक है, उसके बाद आई स्पेशल वन टाइम मेजर टू फैसिलिटेट सील इन डोमेस्टिक टैरिफ एट एरिया एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी बाय एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ SEZ। पहले तो देखिए आप SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कि आप एक्सपोर्ट जो करते हैं फोकस्ड जोन होता है, और यहाँ पे क्या मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ये SEZ यूनिट है ये फोकस करती है आपकी इस एक्सपोर्ट पे, पर एक बार के लिए जो एलिजिबल SEZ मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा फॉर वन टाइम रिलीफ, एक टाइम रिलीफ इनको दिया जाएगा, दैट यू कैन सेल गुड्स आउटसाइड इंडिया बाय पेइंग लोअर कस्टम ड्यूटी। ठीक है, जिससे कि जो SEZ का वीक एक्सपोर्ट डिमांड है उसका क्या हो जाए, थोड़ा सा उसको हेल्प मिल जाए। तो ये आपका ये सारे टैक्स रिफॉर्म्स हो गए जो कि आपके डिस्कस किए गए हैं इन द बजट। ठीक है, उसके बाद
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है आपका दिस वन। इसमें क्या है आपका थ्री प्रोंग्ड अप्रोच टू हेल्प MSMEs ग्रो एज चैम्पियंस। अगर आपको कहीं पे चैम्पियंस स्कीम दिख जाए इन द पेपर कि टू विच सेक्टर चैम्पियंस स्कीम इज रिलेटेड, सो यू शुड नो इट इज़ रिलेटेड टू MSMEs। तो थ्री प्रोंग्ड अप्रोच दी गई है MSMEs को ग्रो करने के लिए एज चैम्पियंस। अब देखिए इसमें क्या है, इक्विटी सपोर्ट। एक तो आप पैसा दे के सपोर्ट कर रहे हैं, आप किसी कैसे सपोर्ट करेंगे, आप पैसा दे सकते हैं आप। तो इसमें क्या कहा गया कि एक SME ग्रोथ फंड बनाया है 10,000 करोड़ का, जो कि डेडिकेटेड है किसको, इक्विटी MSMEs को। MSMEs यहाँ से क्या कर सकती हैं, बोरो कर सकती हैं। और जो आपका आई एम सॉरी, वेट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो आपका सेल्फ रिलायंट फंड होता है, 2021 में आया था सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ठीक है। ये क्यों आया था कि कॉम्प्रिहेंसिव विजन था इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का एक इंडिपेंडेंट और ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस में। तो इसमें क्या था, इसमें जो है आपको ₹20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया गया था। तो उस पैकेज में 2,000 करोड़ और जोड़ दिए हैं एंड इट विल बेनिफिट द MSME सेक्टर। तो इस तरीके से हमने पैसे का सपोर्ट दिया है, इक्विटी सपोर्ट टू द MSMEs टू लेट देम ग्रो एज चैम्पियंस। उसके बाद प्रोफेशनल सपोर्ट, गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन टू डेवलप कॉरपोरेट मित्रास स्पेशली इन Tier 2 एंड Tier 3 towns to help MSMEs meet compliance requirement at affordable cost. So this is self explainable. उसके बाद हम बात करते हैं फॉर दिस वन, लिक्विडिटी सपोर्ट थ्रू ट्रेड्स। सबसे पहले तो ट्रेड्स देखना है आपको क्या होता है। ट्रेड्स क्या होता है, सॉरी, ट्रेड्स होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड्स रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब क्या हुआ इसका मतलब, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, कभी आपसे पूछ लिया जाए। सो ये क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। RBI का है, कभी इससे पूछ लिया जाए रेगुलेटिंग अथॉरिटी ट्रेड्स की कौन है, दैट इज RBI। और स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प MSMEs। ये MSMEs को ही हेल्प करता है गेट क्विक पेमेंट। जो गुड्स और सर्विसेज MSMEs सेल करेंगे उनके लिए क्विकली पेमेंट लेने के लिए ट्रेड्स जो है वो काम करता है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब जो ट्रेड्स है ना आपका, उसमें तीन पार्टिसिपेंट होते हैं। एक तो होता है सेलर कौन है उसमें, MSME है। हेल्प तो हम MSME को कर रहे हैं, MSME तो गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहा है। तो सेलर है MSME, जिसके पास जो कि गुड्स और सर्विसेज को बेच रहा है, पर उसको क्या चाहिए, पेमेंट एकदम से चाहिए, क्योंकि उसको आगे भी इन्वेस्ट करना है, छोटा बिजनेस है अभी, तो ग्रोथ के लिए पैसा जल्दी चाहिए, ठीक है। एक होता है आपका बायर इसमें कौन कौन हो सकता है, कोई लार्ज कंपनी हो सकती है, मतलब एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। PSUs हो सकती है, खुद गवर्नमेंट हो सकती है। अब ये क्या करती है, जैसे ही सेलर ने सेल किया बायर को, अब बायर ने भी क्या है एकदम से पैसा नहीं दे दिया। बायर क्या करेगा, एक इनवॉइस को कंफर्म कर देगा इस प्लेटफॉर्म पे, जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे वो इनवॉइस कंफर्म दिख जाएगी दैट यस दिस पर्सन हैज सेल्ड मी दिस गुड एंड आई हैव बॉट इट एंड आई एम गोइंग टू पे फॉर इट, ठीक है। अब एक इनवॉइस जनरेट हो गई, ये कंफर्म है कि हाँ भाई ये सेलर है, बायर है, इसने पैसा तो इसके पास आ जाना है, ठीक है। तो थर्ड पार्टिसिपेंट जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियर। अब फाइनेंशियर कौन होता है, क्या तो कोई बैंक होगा या NBFC होगा।
अब ये क्या करेगा, ये कुछ पोर्शन के साथ जो ये इनवॉइस है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट के साथ ये जो है एमएसएमईज को एकदम से पैसा पे कर देगा। अब जो ये बायर है ये पे करेगा इस फाइनेंशियर को, ठीक है। इसने क्या किया, एमएसएमईज को कुछ थोड़ा बहुत सम पार्ट कम दे के यहाँ से एकदम से पे कर दिया। अब जो फाइनेंशियर है वो जो बायर है वो पे करेगा फाइनेंशियर को जब उसके पास पैसा होगा या जो उनकी डील हुई होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एमएसएमईज को इन हैंड क्विकली पैसा मिल जाएगा। तो ये है आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। उसके बाद तो ये देख लीजिए क्या है, मैंडेट ट्रेड्स एज द ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल परचेजेस फ्रॉम एमएसएमईज बाय सीपीएसईज सर्विंग एज बेंचमार्क फॉर अदर कॉर्पोरेट्स, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म देने की बात कही गई है फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग ऑन ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, कि हाँ भाई अगर ये क्या हो जाता है, लाइक कि अगर ये फेलियर हो जाता है या ये जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है इस पेमेंट में, तो देन क्या होगा, उसके लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म की इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा बात की गई है जैसा आपके बैंकिंग में भी होता है। लिंकिंग जीएम क्या है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस ट्रेड्स के साथ उसको लिंक करने की बात की गई है जिससे कि चीपर और क्विकर फाइनेंसिंग हो जाए। ट्रेड्स रिसीवेबल्स एज एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज टू डेवलप अ सेकेंडरी मार्केट एंड एनहांस लिक्विडिटी एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं क्या बोला गया है, रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑन सर्विस सेक्टर, कि सर्विस सेक्टर पे भी जो है उसको भी रिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। उसमें कुछ पार्ट आपको दिया हुआ है, सो लेट्स स्टडी दैट वन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, सर्विस सेक्टर हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी टू फोकस, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेबल है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की इसमें ज़रूरत होगी, आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, सो आई एम जस्ट रीडिंग देम, ठीक है। सर्विस सेक्टर हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमिटी टू फोकस ऑन द सर्विस सेक्टर एज कोर ड्राइवर ऑफ विकसित भारत, ठीक है। स्टैंडिंग कमिटी बनानी है, सर्विस सेक्टर पे फोकस करेगी जो विकसित भारत को कोर ड्राइवर होगी। हेल्थ के लिए क्या कहा गया है, अब ग्रेड एंड इस्टेब्लिश न्यू इंस्टीट्यूशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इन 10 सेलेक्टेड डिसिप्लिन है, उनके अंडर क्या किया जाना चाहिए, अपग्रेड और इस्टेब्लिश करो नई अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद केयर सिस्टम जो आपका, अब ये देख लेते हैं हम एक बार कि जो आपका NSQF है ये क्या है और इसका अलाइंड प्रोग्राम क्या है। तो NSQF जो अलाइंड प्रोग्राम है ना वो क्या है, इंडस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है एक वोकेशनल कोर्स, ठीक है, जिसमें ना लेवल 1 से 8 तक क्या है, स्पेसिफिक स्किल्स हैं, ठीक है, कि लेवल 1 में ये स्किल्स है, लेवल 2 में ये स्किल्स हैं, और ये फोकस करते हैं कम्प्लीटली किस चीज़ पे, प्रैक्टिकल पे, मतलब कि हाँ भाई आप प्रैक्टिकली कितने इफ़िशिएंट हो इन सब चीज़ों में। तो ये बेसिक ट्रेनिंग टाइप है, ठीक है। तो ये NSQF अलाइंड प्रोग्राम में लेवल 1 to 8 जो है ये कराता है एक ट्रेनिंग जिससे कि इम्प्रूव हो जाए एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, इफ़िशिएंसी, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब कुछ क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। तो इसमें कैसे होता है, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे लेवल 3 में इसमें क्या होता है, लेवल सबके निकलेंगे हैं, लेवल 3 से 4 में क्या होता है, सर्टिफाइड ऑफिस ऑटोमेशन और IT असिस्टेंट। 4 और 5 में 4 लेवल में क्या है, इसमें कि फाउंडेशन कोर्स होना चाहिए IoT में, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट आपको आना चाहिए, मशीन लर्निंग होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा गया, इन्होंने इसमें क्या कहा है, ये तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं कि इनको 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को भी एक, इनके लिए भी NSQF अलाइंड प्रोग्राम बनाया जाए और उसमें उनको क्या है ट्रेनिंग दी जाए 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को। मेडिकल टूरिज़्म, अब ये देखिए आप, मेडिकल टूरिज़्म होता क्या है, आपको पता है कि इंडिया जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है फॉर हेल्थ केयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड मतलब इन इफ़िशिएंसी, इन ट्रीटमेंट
एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी भी जो है आपकी इंडिया जो है वो कंट्री है अफोर्डेबल। आपको यहाँ पे हेल्थ केयर मिलता है, इफ़िशियंट मिलता है, टॉप क्लास आपको डॉक्टर्स मिलते हैं, टॉप क्लास आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इंडिया में जो है इसी को मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं कि किसी कंट्री से कहीं पे भी इंटरनेशनली, जैसे कोई यूएसए से इंडिया में फॉर ट्रीटमेंट आ रहा है, तो दिस विल बी सेड एज मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि स्कीम्स बनाई जानी चाहिए टू सपोर्ट स्टेट्स इन एस्टेब्लिशिंग 5 हब्स फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके 5 हब्स बनाने चाहिए स्टेट्स में, जिससे कि मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, आयुष के से रिलेटेड क्या कहा गया है कि 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद अपग्रेड, तो ये सब कुछ कि हाँ भाई मतलब स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है आयुष मिनिस्ट्री, आयुष फील्ड में, आयुर्वेद फील्ड में। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? ऑरेंज इकोनॉमी होती है जो आपकी क्या होती है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी आप एक तरह से मान सकते हैं, वही क्या होती है ऑरेंज इकोनॉमी। मतलब इसमें क्या होता है, एक इकोनॉमिक सेक्टर होता है जो कि जिसमें क्या होता है क्रिएटिविटी, जो कंटेंट क्रिएशन में आपका आ जाता है, उसके बाद कल्चर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो कि आइडियाज़, इनोवेशंस, मतलब फिजिकल गुड्स ना हो के यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये सब कुछ यहाँ पे आता है। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत टाइम से मतलब कई बार ऑरेंज इकोनॉमी को डिस्कस किया है, अपनी स्पीच में भी कई बार उन्होंने मेंशन किया है। तो यू शुड नो व्हाट इज़ ऑरेंज इकोनॉमी। तो उन्होंने बोला है कि AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स होंगी 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में। ठीक है, डिज़ाइन, सेटिंग अप ऑफ अ न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन थ्रू द चैलेंज रूट इन ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ओके, स्पोर्ट्स में क्या है, खेलो इंडिया मिशन, इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट पाथवे, सिस्टमेटिक कोचिंग डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मतलब इसमें हर ही फील्ड को जो है सर्विस में, सर्विस के अंदर क्या है इंक्लूड कर लिया है, सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल टूरिज्म, आयुष, ऑरेंज इकोनॉमी, डिज़ाइन। हाँ, अभी और भी अच्छा। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सेटिंग अप और अपग्रेडिंग ऑफ 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सो दिस वन इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद आता है आपका टूरिज्म। टूरिज्म, यू नो टूरिज्म इज ग्रोइंग एज इंडस्ट्री। सो लेट्स सी व्हाट आवर बजट हैव इन माइंड फॉर दिस वन सेक्टर। इसमें क्या कहा गया है, सेटिंग अप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी, जो कि अभी तक नहीं है, बिटवीन अकेडेमिया, इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट। पायलट स्कीम फॉर स्केलिंग 10,000 गाइड्स इन 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट। सो ये 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट को पहले क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद उनकी 10,000 गाइड्स की उन 20 आइकॉनिक टूरिस्ट प्लेस पे अपस्किलिंग की जाएगी। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड टू डिजिटली डॉक्यूमेंट ऑल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, यू कैन थिंक इज एज द वन डॉक्स के लिए होता है ना अपने, आई डोंट, डिजी लॉकर टाइप, देर आर ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होंगे, ऑल प्लेसेस ऑफ सिग्निफिकेंस डिजिटली डॉक्यूमेंट कर दिए जाएंगे। टू डेवलप इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रायल्स, turtle trails and bird watching trails in selected states. India to host first ever global big cat summit. IBCA, you have to read this, मतलब it's very very important, expected question है यहाँ से भी। So उसके बाद आते हैं, develop 15 archaeological sites into vibrant experiential cultural destinations। ठीक है, development of Buddhist circuits in northeast region। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स टू बूस्ट सर्विस सेक्टर। सो आप ये खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो ऊपर पढ़ा है उसमें से ही कुछ है, तो आप यहाँ से ये खुद देख लीजिएगा। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, सेटिंग अप हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत टू अलाइन, मतलब हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी विकसित भारत के लिए। इंसेंटिव ऑफ 100 करोड़ फॉर सिंगल इशुएंस ऑफ म्यूनसिपल बॉन्ड। म्यूनसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कौन इशू करता है, अर्बन कोऑपरेटिव बॉडीज।
जो हैं अर्बन म्यूनसिपल बॉडीज़ जो हैं वो इशू करती हैं टू रेज मनी, जो कि वो क्या करती हैं, इन म्यूनसिपल बॉन्ड से मनी रेज करती हैं। ठीक है, तो वो जो है, जो म्यूनसिपल होता है आपका इन द सिटीज़, उनका मेजर सोर्स रहता है म्यूनसिपल बॉन्ड से पैसा रेज करना। तो उनको बोला है कि 100 करोड़ का सिंगल इशुएंस होगा म्यूनसिपल बॉन्ड का, जिससे कि उनके पास इन हैंड पैसा रहेगा पहले से ही। करंट स्कीम अंडर अमृत विल कंटिन्यू। अमृत के अंडर जो आपकी क्या बोलते हैं, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का मिशन आपका चल रहा है, उसके अंडर जो स्कीम्स हैं वो करंट स्कीम जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। रिस्ट्रक्चरिंग पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो आपका, पहले तो आप ये देखिए कि ये आपका पीएफसी जो आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी, इनका क्या मतलब है। ये जो है गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज हैं, मतलब गवर्नमेंट की एनबीएफसी हैं। ये क्या करती हैं, पैसा लेंड करती हैं, पैसा उधारी में देती हैं, किसको, पावर प्रोजेक्ट को या फिर डिस्कॉम्स को। अब इनको रिस्ट्रक्चर करने का क्या मतलब है कि इनको मतलब और स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, इनको लैंडिंग में और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है। क्यों ज़रूरत है इसकी, पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एनपीए हैं। ठीक है, तो उन सब के लिए इसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। तो इसमें क्या कहा गया है कि फेमा को थोड़ा सा रिव्यू किया जाएगा, जिससे कि ये ज़्यादा इफ़िशिएंटली एफडीआई, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ओनरशिप, इन सब को क्या कर ले, थोड़ा सा अच्छे से टैकल कर ले। रूल्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो एम्बिग्विटी है उनको हटाया जाएगा, जिससे जो है इंडिया जो है वो ज़्यादा क्या बन जाए, इन्वेस्टर फ्रेंडली बन जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क एंड टोटल रिटर्न स्वैप्स ऑन कॉरपोरेट बॉन्ड्स। इसमें क्या है, देखो मार्केट मेकिंग क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमेशा यहाँ पे आपको मिलेंगे टू सेल और टू बाय बॉन्ड्स, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमेशा तैयार रहते हैं बॉन्ड्स को बेचने के लिए और बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, जिससे क्या ये क्या इंश्योर करता है, लिक्विडिटी। ठीक है, इससे लिक्विडिटी का मार्केट में आपको इंश्योर रहते हो आप। ठीक है, बट इंडियन बॉन्ड मार्केट में क्या है, लिक्विडिटी की कमी है। इन्वेस्टर्स जो है हेजिटेट करते हैं कि वो अगर उनको कल को एग्जिट करना पड़ गया तो क्या वो आसानी से एग्जिट कर पाएंगे। तो ये एक जो है आपका इशू रहता है। तो इसी को लेके इंट्रोडक्शन किया है मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क का, जिससे क्या हो कि हमेशा ही कोई ऐसा इंसान हो जो कि अवेलेबल हो बाय और सेल करने के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। ठीक है, सो ये देख लेते हैं टैक्स प्रपोजल फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रेजिंग एसटीटी। एसटीटी क्या होता है, जो आपका टैक्स लगता है ऑन द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन्स, 0.02 से 0.05 इसको बढ़ा दिया गया है। एसटीटी ऑन ऑप्शन प्रीमियम एंड एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, इसको भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट दिस। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा लंबा था। हाँ, दूसरा ये भी है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं कि फार्मर्स की इनकम को क्या करना है, बढ़ाना है। एग्रीकल्चर और अलीड सेक्टर में इसमें भारत विस्तार है, इंटीग्रेटिंग एग्री स्टेक पोर्टल्स एंड आईसीआर पैकेज ऑन एग्रीकल्चर एआई सिस्टम के साथ। सैंडलवुड, इनका फोकस कल्टीवेशन होगा। फिशरीज़, ठीक है, फिशरीज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा। अमृत सरोवर जो आपका बोलते रहते हैं, और फिशरीज़ को इस तरीके से क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट, वूमन को इसमें एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना है। इंडियन कैशियो और कोकोआ के लिए क्या है, आपको डेडिकेटेड प्रोग्राम देना है, जिससे कि इंगेजमेंट और रिलीवेंस बढ़ जाए। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर जैसे कोकोनट प्रोडक्शन हो गया, कैशियो हो गया, कोकोआ हो गया, इनके लिए आपको सपोर्ट करना है। एनिमल हस्बेंड्री, आपको पता है एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या आ जाएगा आपका कि वेटनरी खोलने हैं आपको, पैरावेट कॉलेज खोलने हैं, हॉस्पिटल्स खोलने हैं,
और जो आपकी ब्रीडिंग फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए इन द प्राइवेट सेक्टर, तो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये मतलब सपोर्ट किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप को। डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या आपका कि जो पुराने आपके लो यील्डिंग ऑर्किड्स हैं उनको एक्सपेंड किया जाएगा हाई डेंसिटी कल्टीवेशन ऑफ वॉलनट्स, आलमंड्स एंड पाइन नट्स के साथ, ठीक है। तो ये इससे इंक्रीज़ आपको वो करनी है, ये दिस वन इज इजी। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि इन द नेक्स्ट वीडियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ गोइंग टू कम, जिसमें आपका आएगा these trends, or these trends are you can always see in the papers somehow. So thank you, I hope you like the session, and if you have any review or you want any help, so just comment. Thank you so much, bye bye.